हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट 1, चैप्टर 1, यूनिट 1। ये यूनिट क्या है? काफ़ी बड़ी है बट इजी है, कोई खास इसमें मुश्किल चीज़ें है नहीं। अब इसको बीच बीच में से करेंगे हम, एट द एंड मैं आपको बता दूंगा कि सारे टॉपिक हो गए, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन और तो काफ़ी इजी है, तो वो उनको स्टार्टिंग से ना करके क्या है, बीच से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल, सारे के सारे टॉपिक करेंगे, लेकिन क्या है, बीच बीच में से करके लास्ट में मैं आपको एक एक टॉपिक टिक करा दूंगा कि ये हो गया हो गया। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसीजर क्या है? तो इसमें मेन बात है दो, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पहले हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? जनरेट, और फिर क्या करते हैं? यूज। अब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी क्या है, इतने स्टेप्स है, तो इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? जर्नल। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल को क्या बोलते हैं हम? बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर ट्रू फॉल्स में आता है कि विच ऑफ द रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या है? ट्रू। क्लासिफाइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, नो, फॉल्स, बिकॉज रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of financial characters as evidenced by some document such as sales bill, passbook, salary slip, etc. are recorded in the books of account. सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन किस नेचर के? फाइनेंशियल कैरेक्टर के। जो चीजें फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं होती उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे मेरे एक कंपटीशन अराइज हो गया, एक नई कोचिंग खुल गई, तो मैं उसकी एंट्री नहीं डाल सकता। बोलो, आप लोग मुझे अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो, उसकी मैं एंट्री नहीं डाल सकता, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। पक्का? तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसका एविडेंस होता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, जैसे सेल्स की है तो उसका इनवॉइस या बिल, बैंक के ट्रांजेक्शन है तो पासबुक से कोई बैंक से पेमेंट आई है गई है। सैलरी स्लिप क्या होती है? जैसे मैंने मनीष सर को पेमेंट करी तो उनसे क्या ले लेता हूँ? साइन, तो उसको क्या बोलते हैं? सैलरी स्लिप। आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। तो सबसे पहले हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ना उससे प्रॉफिट निकलता, ना किसी से देना कितना है लेना कितना है, कुछ नहीं निकलता, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? ताकि हम भूल ना जाए। प्रॉफिट तो हम कब निकालते हैं? साल के एंड में। लेकिन अब पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तो उसको क्या करते जाते हैं? रिकॉर्ड। और रिकॉर्डिंग क्या होती है? जर्नल में। अब आपकी जर्नल में जब ज्यादा एंट्रीज होने लग जाती है तो आप जर्नल को क्या कर लेते हो? फर्दर सब डिवाइड कर लेते हो, किसमें? सब्सिडरी बुक्स में। जैसे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री किसमें डालने लग जाते हो? सेल्स बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री किसमें डालने लग जाते हो? परचेज बुक में। तो ताकि आधा काम इनमें आ जाए और आधा काम किसमें रह जाए? जर्नल में। तो जब बिजनेस बड़ा होता है तो आप इसको फर्दर क्या कर देते हो? साइज ऑफ बिजनेस बढ़ने लगता है तो आप डिवाइड कर देते हो। तो रिकॉर्डिंग किसमें होती है? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक फंक्शन। सबसे पहले जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बेसिक, सबसे पहला मतलब बेसिक मतलब मूल, सबसे पहला मूल फंक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग। पक्का? अब ये लाइन मत लिख देना पेपर में, स्टूडेंट विल लर्न। आगे क्या आएगा? जनरल और सब्सिडरी बुक किसमें आएंगे? चैप्टर 2 में। तो इनको दो दो तीन तीन बार पढ़ना ताकि आप ये की लैंग्वेज लिख पाओ कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर या financial character as evidenced by some documents are recorded in the books of accounts such as ये। ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? एक जैसी आइटम को एक जगह लिखना। सेल सारी एक साथ कर लेना, राम के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कर लेना, कैश के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कर लेना, परचेज के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कर लेना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किसमें होता है? लेजर में। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। देखो, आप जनरल से कोई एनालाइज नहीं कर सकते कि राम से कितने रुपए लेने हैं या राम को कितने देने हैं। राम मान लो हमारा डेटर है और हमसे कुछ खरीदता रहता है, तो राम टू सेल्स 100, टू सेल्स 150, बाय कैश 70, बाय कैश 30, बाय कैश 120। तो इससे एनालिसिस होता है कि राम को हमने गुड्स बेचता हूं मैं, तो वो किस्तों में देता है रुपए और धीरे धीरे देता है। तो इससे क्या होता है? एनालिसिस। जनरल एंट्री में तो क्या होता है? बीच में राम टू सेल्स आ रहा है, बीच में कैश टू रेंट आ रहा है, बीच में क्या है? सैलरी टू कैश आ रहा है। अलग अलग बीच बीच में ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो वहां एनालिसिस संभव नहीं है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण या कोई चीज का क्या करना, मतलब कुछ कुछ ना कुछ उस बात को कुछ समझना कि राम से कितने लेने हैं, कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है। ये सब चीजें किसमें आती है?
तो अगर सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा किस में होता है, लेजर में, और उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग, विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। राम राम के ट्रांजेक्शन एक साथ, सैलरी सैलरी के ट्रांजेक्शन एक साथ, वन नेचर के ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। पक्का? सो एज टू पुट इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल मैनर। मुझे टोटल सेल्स जाननी है तो मैं किससे नहीं जान पाऊंगा, जनरल एंट्री से। या टोटल रेंट पेमेंट जाननी है तो किससे नहीं जान पाऊंगा, जनरल एंट्री से। वो कहाँ से पता लगता है, लेजर से। तो यूजफुल फॉर्म में और कॉम्पैक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में। रेंट की एंट्रियां तो बहुत आ रही है, लेकिन रेंट के अकाउंट में सीधा क्या होगा, टू कैश जो टोटल होगा वो क्या है, सारा रेंट इतना पे। तो कॉम्पैक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म। और ये कहाँ किया जाता है, लेजर में। इसमें अलग अलग पेज होते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट सेट होते हैं हर पेज पे। राम का अलग, शाम का अलग, तो इंडिविजुअल अकाउंट सेट होते हैं। तो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स एक साथ कलेक्ट किए जाते हैं। अब ये एग्जांपल पढ़ते रहना, ठीक है? पक्का? तो सिस्टमेटिक एनालिसिस अगर आ जाए वर्ड, तो ये किससे रिलेटेड है, क्लासिफाइंग या लेजर्स, ठीक है? जनरल को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। और इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल डेटा कहाँ रखा जाता है, लेजर में। क्रोनोलॉजिकल डेटा कहाँ रखा जाता है, जनरल में। ये वर्ड याद रख लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उसको बिल्कुल क्या करना है, एक पेज पर ले आना, जो कहां पर होता है। शेयर होल्डर को हम लेजर भी नहीं भेजते, जनरल भी नहीं भेजते, उसको क्या भेजते हैं, P&L बैलेंस शीट। तो इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइंग डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अभी आगे हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। लेकिन इस सारे को इस तरह से प्रिपेयर और प्रेजेंट करना जिससे इनके लिए क्या हो जाए, यूजफुल। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस प्रोसेस में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना का मतलब P&L और बैलेंस शीट बनाना। शेयर होल्डर को एक पेज भेजा जाता है बैलेंस शीट का, एक पेज किसका, P&L का। अब नोट्स अकाउंट्स भेजना है, भेज दो। अब उसको सारे रेंट का अकाउंट, सारे सैलरी का अकाउंट कुछ नहीं। रेंट के अकाउंट में भी तो क्या होगा, बार बार टू कैश टू कैश टू कैश होगा। इतना सारा क्यों चाहिए, बस P&L में क्या बता दो सीधा, टोटल रेंट कितने के। पक्का? सारे एक्सपेंस एक साथ, सारी इनकम एक साथ P&L में आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रोसेस में आते हैं। तो आप बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रोसेस में आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, समराइजिंग। एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह पर लाना क्या कहलाता है, एनालाइजिंग या क्लासिफाइंग, एक ही बात। और बेसिक फंक्शन कौन सा है, रिकॉर्डिंग। बेसिक फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग, जो होती है किसमें, जनरल में। एक नेचर की जगह आइटम को एक जगह लाना किसमें आता है, क्लासिफाइंग, मतलब होता किसमें है, लेजर में। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना किसमें आता है, समराइजिंग। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या है, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, हम कभी ऐसे देखा आपने, प्लांट अलग है और मशीनरी इधर है, कैश अलग है और फर्नीचर अलग है, बीच में डेटर आ रहा है, या पहले फिक्स एसेट्स एक साथ आती है और फिर करंट एसेट्स आते हैं। तो एक मेथड से क्या करना, क्लासिफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा को, इसको क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। इसको क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। इसको एनालिटिकल ऑर्डर में डेटा रखना, क्लासिफाइंग। एनालिटिकल ऑर्डर में डेटा रखना, क्लासिफाइंग। और इसमें क्या आता है, it is concerned with establishment of relationship between the items of P&L and बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट की आइटम्स के बीच में क्या करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना मतलब उनके बीच में कोई क्या निकालना, रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशो। जैसे जीपी रेशो निकालते थे आप छोटी क्लास में, तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। करंट रेशो निकालते थे, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ P&L। तो P&L और बैलेंस शीट के आइटम के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना भी किसमें आता है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में दो लाइनें हैं, पक्का पक्का लिखोगे।
मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक मेथड से क्लासिफाई करना, करंट एसेट्स अलग लिखना, फिक्स एसेट्स अलग लिखना, नॉन करंट लाइबिलिटीज अलग लिखना, करंट लाइबिलिटीज क्या लिखना अलग। तो एक तो मेथड से क्लासिफाई करना, प्लस उन क्लासिफाइड आइटम्स के बीच में क्या करना, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। वो किस में आता है, एनालाइजिंग में। तो बताओ रेशो स्टेब्लिश, रेशो निकालना किस में आता है, एनालाइजिंग। अब रेशो तो निकाल लिया, करंट रेशो, करंट रेशो जैसे करंट एसेट है 200 और करंट लाइबिलिटीज है 100, तो करंट रेशो कितना हो गया, 2:1। ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा है कि मेरे को देने 100 ही है और लेने उससे डबल है। और ये 500 डिवाइड बाय 100 हो गया तो और अच्छा है नहीं, इसका मतलब आपके पैसे वेस्ट पड़े हैं, कैश फालतू रख रखा है, इन्वेस्ट करो ना। करंट एसेट्स में क्या आएगा, कैश आएगा, डेटर आएगा। तो डेटर से रुपए क्यों नहीं लेते, जैसे मैंने बच्चों से फीस लेनी है ज्यादा, तो आप टाइमली रिकवर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप टाइमली नहीं मांग रहे हो, तो ज्यादा होना भी क्या है, बुरा है। तो अब ये रेशो निकालना इज एनालाइजिंग, इस रेशो का मतलब निकालना इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज का क्या मतलब, निकालना मतलब। इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। एनालिसिस का मतलब ये, जो एनालिसिस करके रिलेशनशिप बनाई थी, करंट रेशो अच्छा है या बुरा है, करंट रेशो निकालना किसमें आ गया, इसमें। अब वो अच्छा है या बुरा, उसके मतलब को क्या करना, एक्सप्लेन करना, उसका क्या महत्व है, वो सब चीजें किसमें आती है, इंटरप्रिटेशन। तो करंट रेशो निकालना, इसका क्या बोलते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। अब उसका क्या मतलब है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, या उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, उसको एक्सप्लेन करना किसमें आता है, इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस क्या होता है, बेसिस होता है किसका, इंटरप्रिटेशन का। ये लाइन छोड़ दी थी ना ऊपर, एनालिसिस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का बेसिस होता है। अब आपने बोल दिया करंट रेशो 2:1 बढ़िया है, क्यों 2:1, हम आइडियली 2 क्यों मानते हैं, अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि मान लो कि मुझे आप लोगों से 100 ही लेने हैं और 100 ही देने हैं, तो क्या होगा, अगर एक भी डेटर के रुपए नहीं आए तो मेरी लाइबिलिटीज की पेमेंट रुक जाएगी, तो 1:1 अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ऊपर कैश ही है और नीचे क्या है, क्रेडिटर है, तो 1:1 भी अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसको इंटरप्रेट करना कि 1:1 भी ठीक ही है, कि सारा कैश, कैश ही तो है करंट रेशो में। लेकिन अगर करंट रेशो में क्या है, ऊपर 500 है, डिवाइड में 100 है, तो इधर कैश है, तो अननेसेसरी क्यों कैश रख रखी है जब जरूरत ही नहीं है। इधर डेटर है, तो आप डेटर से रुपए क्यों नहीं मांगते, आप फीस लो टाइम से, आप क्यों शेयर होल्डर के पैसे किस में फंसा के रखे हो भाई। ये तो कोचिंग अपनी है, ठीक है, अपना धीरे धीरे मांग लेते हैं, मेरा पैसा है। लेकिन ये शेयर होल्डर का रुपया लेकर मैं काम कर रहा होता, तो मैंने तो शेयर होल्डर का रुपया एक तरह से किसमें डाल दिया, डेटर में फंसा दिया। उनके पैसे पर क्या है, रिटर्न अच्छे नहीं दिला रहा हूं मैं, डेटर में क्यों फंसा के रखा हुआ है। तो अगर ज्यादा है तो भी क्या है, ये बुरा है। लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें किसमें आती है, इंटरप्रिटेशन में। और ये रेशो क्या है, वो किसमें आता है, एनालिसिस। तो एनालाइजिंग इज द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। अब ये ऐसी आ जाएंगे लाइन लिखी हुई, एनालाइजिंग इज द बेसिस, एनालाइजिंग इज द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब इंटरप्रिटेशन को क्या बोला जाता है, फाइनल फंक्शन। इंटरप्रिटेशन को क्या बोला जाता है, फाइनल फंक्शन। सर आगे एक और भी तो है, आएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन को क्या बोला जाता है, फाइनल फंक्शन। उसको क्या है, वो क्या है, वो बाद में देखते हैं। फाइनल फंक्शन बोला जाए तो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। बेसिक फंक्शन बोला जाए तो रिकॉर्डिंग, पक्का। बेसिक फंक्शन बोला जाए तो रिकॉर्डिंग। जनरल किस स्टेप में आता है, रिकॉर्डिंग। पी एंड एल किस में आता है, समराइजिंग। लेजर किस में आता है, क्लासिफाइंग। रेशो इस्टेब्लिश करना, एनालाइजिंग। रेशो का मतलब निकालना, इंटरप्रिटेशन, पक्का। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मतलब निकालना, उसका महत्व बताना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब खाली ये नहीं होता कि क्या हुआ है, ये भी बताना कि क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है। भाई ठीक है, प्रॉफिट 500 का हुआ है, ये तो बताते ही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्यों 500 का हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ, या ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ये सब बातें किसमें आती है, इंटरप्रिटेशन। हमारा जीपी रेट क्या है, एडिडास का जीपी रेट क्या है, ज्यादा है, तो वो एक प्रोडक्ट की सेल में भी उतना कमा लेता है जितना पीपीआर 10 प्रोडक्ट में नहीं कमाता। जीपी रेट का निकालना तो आ गया, जीपी रेट कितना है।
अब हमारी जीपी रेट है 20% ऑन सेल्स, एडिडास की जीपी रेट कितनी है 80% ऑन सेल्स। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर ये एक प्रोडक्ट भी बेचेगा तो क्या कर लेगा, मोटी कमाई कर लेगा, और ये एक प्रोडक्ट बेचेगा तो क्या कम कमाई। तो ये सब बातें किसमें आती है, इंटरप्रिटेशन में, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या हो सकता है। पक्का। तो इससे एंड यूजर्स को क्या होता है, मीनिंगफुल जजमेंट लेने के में क्या होती है, इनेबल होते हैं। एंड यूजर इनेबल मतलब समर्थ हो पाते हैं किसमें, बोलो, मीनिंगफुल जजमेंट लेने में, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। पक्का। अब कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, यहां तक करा हमने, अब बताओ तो सही शेयर होल्डर्स को आगे। तो कम्युनिकेट करने का में कोई स्टेप नहीं है, ये सिर्फ बताना है, जो होना था वो कर लिया, इसलिए ये कोई अलग से क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये तो बस क्या है, इधर रिकॉर्डिंग हुई, इधर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, इधर समराइजेशन हुआ, इधर क्या हुआ, एनालाइज हुआ, इधर क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ। अब आगे लोगों को बताना कि ये सब हुआ है हमारी कंपनी में, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो इसको फाइनल स्टेप भले ही बोल दो, लेकिन काम लास्ट यही था, जो करना था वो कर लिया, अब तो बताना रह गया शेयर होल्डर्स को। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन। कभी भी शेयर होल्डर को क्या नहीं भेजा जाता, जर्नल एंट्रीज नहीं भेजी जाती, क्या नहीं भेजी जाती, लेजर नहीं भेजे जाते, उसको क्या भेजा जाता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और फिर उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा जाता है, हमारा ये रेशो इतना है, ये रेशो इतना है, और इसका मतलब ये है। तो कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांस कम्युनिकेशन में क्या होता है, समराइज्ड, एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली चीजें भेजी जाती है टू द एंड यूजर्स, ताकि वो क्या ले पाए, रेशनल डिसीजन ले पाए। रेशनल का मतलब लॉजिकल, लॉजिकल, रेशन का मतलब लॉजिकल। दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, इनको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, विच इंक्लूड्स यूजुअल P&L बैलेंस शीट तो होती है अकाउंटिंग रिपोर्ट में। अकाउंटिंग रिपोर्ट को पहले बनाते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें P&L बैलेंस शीट तो होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, रेशो, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब भी आते हैं। और ये सब चीजें आगे के केसेस में आएगी। जैसे मेरी सेल बढ़ रही है, ये इस तरह से बताई जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा, ग्राफ की फॉर्म में। ये टोटल बीकानेर का मार्केट है, सीए का, इतना समर्थ, इतना क्या अदर्स, रेस्ट ऑफ अदर्स, तो ज्यादा अच्छे से लगता है। तो इनको रेशो चार्ट्स इनके थ्रू, डायग्राम्स इनके थ्रू भी बताया जाता है। पक्का, बोलो, समझ गए क्या। तो अब बताओ, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आता है, तो पहले क्या बोलोगे, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर क्या बोलोगे, यूजिंग फाइनेंशियल, ये अभी अपने पढ़ा ही नहीं है। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में पहले तो स्टेप बताओ, सबसे पहले इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस थी वो की वो है। पहला क्या है, रिकॉर्डिंग मतलब जनरल, फिर लेजर मतलब क्लासिफाइंग, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट मतलब समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन। अब आप मुझे बताना, मैं कोई लाइन बोलूंगा, ये इसमें से इन 5 स्टेप में से एक नंबर बोलना कि कौन सा, रिकॉर्डिंग है, जर्नलाइजिंग है, क्या है, मतलब जर्नलाइजिंग रिकॉर्डिंग तो एक ही बात होगी, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालाइजिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें था, एनालाइजिंग। ऐसे ही लिखा होगा, ये एनालाइजिंग में आता है, ट्रू या फॉल्स है। पक्का। विच इज द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग। What is the final function of accounting, interpretation. Which step includes preparation of and distribution of accounting reports, communicating, preparation and distribution of accounting report किसमें आता है, communication, communication किसका किया जाता है, समराइज्ड, एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड डेटा का। ठीक है। Which subject explains the meaning of ratio या meanings of relationship, interpretation, interpretation क्या बताता है, meaning of relationship। पक्का। तो एक एक दो बार इनको क्या है, पढ़ लेना। बोलो, सब्सिडरी बुक किसका पार्ट है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का तो है सब्सिडरी बुक, नालायक। सब्सिडरी बुक किसका है, रिकॉर्डिंग का, नहीं क्या,
पहला स्टेप ही तो था, जनरल का ही तो पार्ट करते हैं। उसके बाद क्लासिफाइंग लेजर, आइटम ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, लेजर, लेजर ही था यार। राम राम को एक साथ करना, कहाँ गया लेजर, ये रहा। क्लासिफाइंग में तो आता है वन नेचर एट वन प्लेस। अब यूजिंग फाइनेंस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो यहां तो इसने क्या है, थोड़ा सा लिखा है, दो स्टेप थे ना, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के दो स्टेप थे, क्या, जनरेटिंग और यूजिंग। तो ये तो आपको मैं, इसमें कुछ है नहीं, आप एक बार पढ़ लेना, इंप्लॉइज, लेंडर, इन्वेस्टर्स, ये सब होते हैं, ओनर होता है, मैनेजमेंट होता है। अब इसमें तो एक एक लाइन लिखी है इसने, ठीक है। अब आगे इन सबको एक एक को समझाया, इन्वेस्टर, इंप्लॉइज, लेंडर्स का क्या यूज होता है, सप्लायर का क्या यूज होता है। तो ये तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आगे जाकर इसने क्या किया हुआ है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक डाल के इन्वेस्टर, इंप्लॉइज, लेंडर, सप्लायर फिर से समझाए हुए हैं। तो यहां से पढ़ लो, वहां बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। पहले ये देख, यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स कितने तरह के होते हैं, दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब अंदर के ही लोग, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जैसे सप्लायर है, जैसे जो कोई लोन दे रहा है बैंक में, तो वो क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। मैनेजमेंट के लोग क्या होते हैं, इंटरनल यूजर। अब ये क्या क्या यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या यूज करते हैं, इंप्लॉइज क्या यूज करते हैं, लेंडर्स क्या यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं। पब्लिक क्या है, एक्सटर्नल यूजर। मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल यूजर। गवर्नमेंट क्या है, एक्सटर्नल यूजर। कस्टमर क्या है, एक्सटर्नल यूजर। पक्का। तो क्या यूज करते हैं ये, एक एक करके पढ़ते हैं। इन्वेस्टर, बोलो, इन्वेस्टर क्या यूज करते हैं, रिस्क कैपिटल देते हैं, इक्विटी शेयर जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। तो उनका क्या यूज है, कि शेयर को बाय करें, होल्ड करें या बेच दें। अगर मुझे पैसे लगाने हैं, अभी लगाए नहीं है, तो मेरे को क्या चाहिए, कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। खरीद चुका हूं, पहले से लगा रखा हूं, तो होल्ड करूं या बेच दूं। तो इस डिसीजन के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टर्स क्या यूज करते हैं, पहले लिख देना, ये रिस्क कैपिटल देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, इस बात को एसेस करने के लिए कि बाय करें, होल्ड करें या सेल कर दें। और क्या जानना चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब जैसा है वैसे बना रहना। प्रोस्पर का मतलब पढ़ना। अभी मान लो समर्थ में 100 बच्चे हैं, तो 100 ही पढ़े हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूँ। और 100 से 150 200 हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोस्पर कर रहा हूँ। तो तब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोस्पर कर रहा हूँ। डिविडेंड दे पाएंगे या नहीं हमारे शेयर पर। और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर तो मतलब शेयर होल्डर अलग और मैनेजमेंट अलग, डायरेक्टर्स अलग। नॉन कॉर्पोरेट में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेटेड नहीं होते। एसेंशियली जरूरी नहीं है कि सेपरेट हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो क्या होता है, मैनेजमेंट, डायरेक्टर देखते हैं और शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट जैसे समर्थ, तो यहाँ ओनरशिप भी मेरी है, पैसे भी मेरे लगाए हुए हैं, और मैनेजमेंट भी क्या देख रहा हूँ मैं। तो ये सेपरेटेड नहीं होते। तो ओनर को फिर भी क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर आपने तो मैनेज किया, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं या क्या करूं, शट डाउन करूं। प्रॉफिट हो रहा है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज नहीं करें। या प्रॉफिट कम हो रहा है, मान लो 10,000 रुपये महीना ही बचता है, तो मैं सीए होके फिर क्या है, 10,000 के लिए तो ना जाऊं ना। तो भी मुझे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। देखो ये कह रहा है कि अगर मैनेज करने वाले लोग हैं वो लोग और है, और रिस्क कैपिटल देने वाले लोग अलग है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तब तो उनको बताना ही पड़ेगा। तो तब तो इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे ही करेंगे वो। लेकिन मैनेज भी मैं कर रहा हूँ, और क्या है, पैसा भी मेरा लगा हुआ है, तो मुझे तो पता ही है, लेकिन तब भी मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोटा मोटी आइडिया है कितने बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, या मतलब कम है या ज्यादा है, उसके लिए क्या बनाने तो पड़ेंगे। पीएनएल तो मुझे ही बनाने पड़ेंगे ना, चाहे मैंने ही मैनेज किया है तो भी बनाऊंगा तो सही, ताकि पता लगे कि कंटिन्यू करूं या शट डाउन। तो ये लाइनें लिख देना, फटाफट से याद कराओ। इन्वेस्टर को सबसे पहले ये रिस्क कैपिटल देते हैं, दूसरा इनको क्यों चाहिए, वेदर टू, ये एसेस करना होता है, वेदर टू बाय, होल्ड, और बाय मतलब खरीदना, होल्ड मतलब रखना। प्रोसेस में जाओ ना, पहले खरीदना, फिर होल्ड करना, फिर बेचना। फिर ये डिविडेंड, ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, प्रॉस्पर करेगा, डिविडेंड दे पाएगा या नहीं। और जहां पर मैनेजमेंट और ओनरशिप
अलग अलग होते हैं, वहां तो उनको ओनर को पता ही नहीं है, तो उनको तो बतानी पड़ेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जहां नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग नहीं होते तब भी चाहिए, ताकि मैं कंटिन्यू करूं या शट डाउन। नालायक, शट अप। एम्प्लॉइज शट डाउन कराओगे तो एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? मनीष सर को क्या जानना है समर्थ के प्रॉफिट देकर? समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मनीष सर परम भाई है, लेकिन क्या है कि उनको क्या जानना है समर्थ के प्रॉफिट्स? उनको क्या लेना? नालायक, तुम्हें मैं बोलता हूँ 2 लाख में जॉब कर लो मेरे यहाँ, महीने का 2 लाख दूंगा, तैयार हो क्या? समर्थ में 2 लाख रुपए दूंगा महीने के, काम संभालो ये। आप क्या बोलोगे? ये खुद ही नहीं कमाता, मेरे को कहां से देगा? तो आपने मेरे और रिलायंस वाला बोले 2 लाख रुपए, तब क्या होगा? आपको पता है कि वो कमाता है, और कैसे बताया? आपने उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज की है। रिलायंस के P&L बैलेंस शीट पब्लिक में आते हैं, तो सबको पता है कि करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है, तो मेरे 2 लाख रुपए महीने के तो दे ही देगा। लेकिन समर्थ का P&L देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साल में खुली 2500 रुपए कमाए, मेरे को कहां से दे देगा? तो इम्प्लॉइज को क्या देखना होता है कि ग्रोथ ऑफ इम्प्लॉइज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी कमाई बढ़ेगी तभी तो किसकी बढ़ेगी? मनीष सर की। देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड टू नो द स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ। स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का मतलब कि जो सैलरी बनी हुई है उतनी तो मिलती रहेगी, ग्रोथ का मतलब बढ़ेगी या नहीं? तो स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, वो बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, मेरे रेट बढ़ेंगे, मतलब मेरी सैलरी वगैरह बढ़ेगी, तो ताकि वो रेम्यूनरेशन दे पाएंगे या नहीं। रिटायरमेंट पर, अब बताओ, मैं रिटायरमेंट पर मनीष सर को मंथली पेंशन दिया करूंगा क्या? ग्रेचुटी दूंगा क्या? नहीं। लेकिन रिलायंस टाटा में होते तो क्या होते? पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब मिलते। तो रिटायरमेंट पर भी बेनिफिट दे पाएंगे या नहीं? और कोई और बेनिफिट्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एनहेंस हो जाएगी या नहीं? अभी मनीष सर लॉ पढ़ा रहे हैं तो लॉ ही पढ़ा रहे हैं, अब मैं इसके 4 ब्रांचेस खोल दूं तो 4 जगह में काम मिलेगा। बोलो, अभी तो यहीं चल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, एनहेंस होगी या नहीं होगी? तो एम्प्लॉय तरह तरह से सोचता है कि मेरा एम्प्लॉयर ज्यादा कमाएगा, कंटिन्यू करेगा, ग्रोथ इसकी होगी तभी तो मेरी होगी, मेरा रेम्यूनेशन मिल जाएगा या नहीं, मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाएंगे या नहीं, और मेरे को और काम बढ़ता जाएगा या नहीं। 4 ब्रांचेस खुलती है तो एम्प्लॉइज को क्या है, एक्स्ट्रा काम मिलता है भाई, एम्प्लॉयर ज्यादा कमाता है तो एम्प्लॉइज को भी तो एक्स्ट्रा काम मिलता है, उनकी भी तो सैलरी बढ़ती है। लेंडर्स, मैं आपसे 500 रुपये उधार मांगता हूँ, आप दे दोगे। 50 लाख मांगता हूँ हो आपके पास तो भी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? आप मेरी कमाई देखते हो कि 500 तो ये चुका देगा, इतना गया बीता नहीं है, लेकिन 50 लाख ये कहाँ से चुकाएगा? तो लेंडर्स किस में इंटरेस्ट, क्या उनका लोन और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइमली आ जाएगा? यानी स्टेट बैंक के पास तो पैसा है खूब, तुम्हारे पास नहीं है। मैं जाता हूँ 5 लाख रुपए दे दो, तुरंत दे देता है। मैं जाते घर कहता हूँ 50 लाख रुपए दे दो, तो कहता है सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैं जाकर कहता हूँ 500 करोड़ दे दो, तो वो कहता है कि मिलेगा ही नहीं। लेकिन अंबानी बोले तो उसको मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उसने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं कि समर्थ वाले 5 लाख तक चुका सकते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन अंबानी 500 करोड़ भी का चुका सकता है तो उसको उतना दे देते हैं। तो सब लेंडर्स भी क्या देखते हैं कि कितना उधार दिया जाए, किस रेट से दिया जाए, ये सब। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी ना, तो फोटोकॉपी का पैसा पहले क्या देना पड़ता था, एडवांस। उसके बाद में जैसे ही वो खत्म हो जाता था ना एडवांस, तो उस समय लोकेश भैया तो नहीं थे, जो भी स्टाफ थे तो उनको वापस भेज देते थे। पहले पैसा भेजो तब क्या होगा, फोटोकॉपी होगा। और अब क्या होता है, 30-30, 40-40 हजार रुपए का उधार हो जाता है, तब फोन आता है कि आप क्या करो, ये टेस्ट वेस्ट इतने हो गए थे आपके, इतने फोटोकॉपी हो गए थे, रुपए भेजो। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे 3 थे तो उनको भी पता था कि इसके ज्यादा हो गए, तो मतलब 3 या कम बच्चे थे तो उनको पता है इसकी कमाई कम है तो इसको उधार नहीं दे सकते। और अब उसको उनको पता है कि इसकी कमाई ज्यादा है तो क्या है, उधार दे दो। तो क्रेडिटर अपना, वो मेरे को उधार बेच रहा है ना, पेज ही उधार बेच रहा है, मेरे लिए तो यही क्रेडिटर है, सप्लायर है। अब मैं कपड़े का काम करता हूँ तो अभी मेरे को क्या है, कम उधार मिलता है, जैसे जैसे काम बड़ा होता रहेगा तो वो भी क्या देते रहेंगे। सागर गारमेंट्स वालों को लोग क्या है, ज्यादा उधार दे देते हैं। सागर गारमेंट्स बड़ी नाम है यहाँ का, पक्का। और मुझे क्या मिलता है, कम मिलता है। तो क्रेडिटर्स क्यों देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनको क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, और ये जानना चाहते हैं कि एंटरप्राइज उनका ड्यूज दे देगी या नहीं। मैं आज कपड़े उधार मांगने जाता हूं तो वो पहले ये तो इंश्योर करेंगे कि दे देंगे या नहीं। तो मैं लाख रुपए का उधार मांग रहा हूं और मेरे साल का प्रॉफिट कितना है, 50 लाख, तो तुरंत दे देंगे, ठीक है। और मैं लाख रुपए का उधार मांग रहा हूँ और प्रॉफिट है 2 लाख, तो वो नहीं देंगे। इसके थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होगी तो हमारे पैसे रोक देगा। अरे बोलो बच्चों। और क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करनी है, कितने दिनों के लिए उधार दें, किस रेट से उधार दें। रिलायंस किससे गुड्स परचेज करता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, 50 दिन। मेरी लिमिट क्या है, 10 दिन।
ये क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है। 50 दिन के बाद अगर रिलायंस पेमेंट नहीं करता है तो इंटरेस्ट लगेगा 1%। मैं अगर 10 दिन के बाद पे नहीं करता हूं तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5 या 1.5%। तो इन सबको क्या बोलते हैं? क्रेडिट पॉलिसी। कितने दिन के लिए उधार दें, उस टाइम के बाद कितना इंटरेस्ट चार्ज करें, ये सब क्या होता है? क्रेडिट पॉलिसी। और हर सप्लायर क्या करता है? अपनी जिसको उधार बेचता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है और उसी के आधार पर उसको क्या करता है? क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट टाइम, क्रेडिट रेट, क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करता है। पक्का? और कई बार तो क्या होता है, समटाइम्स दे ऑल्सो बिकम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस ऑफ द एंटरप्राइज इफ देयर एग्जिस्टेंस बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द सर्वाइवल ऑफ दैट बिजनेस। ये मेरा सप्लायर है और ये मैं हूं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को बहुत सारे कार चाहिए, टायर चाहिए, बहुत सारे क्या चाहिए, गियर चाहिए, तो वो इससे खरीदती है। अब अगर ये टाटा मोटर्स बंद हो गया ना तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 5 लाख गियर बनाती है तो 4.5 लाख तो अकेला कौन खरीदता है? टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स क्या है? डेटर है और ये क्या है? सप्लायर। तो सप्लायर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए भी इंटरेस्टेड होता है कि ये गया तो साथ में मैं भी गया। समझ रहे हो क्या? तो ये कह रहा है कि अगर मेरा खुद का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंडेंट है? सामने वाले के बिजनेस पर, तो वो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते रहना चाहता है, क्योंकि मेरा लगभग माल तो कौन खरीदता है? ये अकेला ही खरीदता है। तो इस सप्लायर का इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? इंटरेस्ट। उसके बाद में कस्टमर। कस्टमर को क्या लेना? मेरे से जो गुड्स खरीदते हैं उनको क्या लेना? क्योंकि अगर मैंने गुड्स टाइमली सप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। जैसे आज ये मेरा फोटोकॉपी वाला है, ये मैं हूं, ये मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है कि मैं इसके फोटोकॉपी के पेजेस की पेमेंट कर दूंगा या नहीं? या अगर समर्थ बंद होता है तो इसका फोटोकॉपी का काम भी तो चला जाता है। अब मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूं? इसका ये प्रोस्पर करेगा। अब देखो, ये टाइम से हमें क्या नहीं भेजता? पेज नहीं भेजता, तो हम आगे बच्चों को क्या नहीं दे पाएंगे? बुक नहीं दे पाएंगे। तो मैं भी तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये टाइमली गुड्स डिलीवर करेगा तभी तो मैं आगे कमा पाऊंगा। तो डेटर भी सप्लायर के बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है। टाटा मोटर्स को भी चाहिए कि इसका काम अच्छे से चले, ताकि मेरे गियर टाइम से आ गए, मेरे गियर, टाटा मोटर के गियर और टायर रुक गए तो क्या होगा? आगे ये कार नहीं बना पाएगा। तो कस्टमर इसको में इंटरेस्टेड होता है और ये इसमें इंटरेस्टेड होता है। पक्का? क्योंकि हमारी फंक्शनिंग मोर और लेस किस पर डिपेंडेंट होती है? कि टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स आए। मेरा कस्टमर क्या है? ये मेरा कस्टमर है, ये मेरे में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि मैं इसको टाइमली क्या दूंगा? गुड्स दूंगा, तभी तो आगे बेच पाएगा। मेरे लिए कस्टमर है तो ये मेरे में क्यों इंटरेस्टेड है? बोलो। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है कि केमिकल खरीदती है फार्मास्यूटिकल कंपनी। केमिकल यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये 3 महीने का क्रेडिट देती है, इसको ट्रबल आ गया तो मेरे को ये क्या नहीं दे पाएगी? केमिकल नहीं दे पाएगी। और केमिकल नहीं दे पाएगी तो क्या होगा? मेरा काम भी रुक जाएगा। इसको ट्रबल आ गया, ये केमिकल नहीं दे रही, केमिकल नहीं दे रही तो मेरा काम भी रुक गया। यस और नो? तो मैं तो इसका कस्टमर हूं, तब भी मैं इसके बिजनेस में क्या हूं? इंटरेस्टेड। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, इनको क्या करना होता है? टैक्सेस लगाने होते हैं। स्केर्स रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग एंटरप्राइज बांटने होते हैं। स्केर्स का मतलब जिनकी कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये कोयले की खान है, किसको दे गवर्नमेंट? इसमें से कोयला निकाल कर आगे बेच लो तुम। गवर्नमेंट अपनी रॉयल्टी जरूर लेगी, लेकिन कोयले की खान किसको दे? बहुत सारे कंपीटिंग एंटरप्राइज है। रिसोर्स ये कोयले की खान एक ही है। गोल्ड माइंस है तो किसको दे? जिनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, जो प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले तो लिया ठेका, लेकिन लेबर को सैलरी देने के लिए रुपए नहीं है, तो कोयला कैसे निकालूंगा? तो नहीं होगा। फिर किसको मिलेगा? दूसरे को। पक्का? तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, प्राइजेस कंट्रोल करने होते हैं। पेट्रोल के प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो सभी लोगों पर बर्डन पड़ेगा, और दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनीज को लॉस हो जाएगा अगर रेट नहीं बढ़ाया तो उनके फाइनेंशियल देखकर बताती है कि इससे ज्यादा मत बढ़ाना। तो प्राइजेस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं। टैक्सेस चार्ज करने होते हैं, इसलिए क्या देखने पड़ते हैं? भाई इतना टैक्स लगा दिया कि ये मर ही जाएगा तो फिर क्या होगा? बिजनेस ही नहीं रहेगा। और टैक्स कम लगाया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो वो किसको ध्यान में रखकर जाता है? प्रॉफिट्स को ध्यान में रखकर। पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है? ये लिख देना, ये लाइन है, स्कैर्स रिसोर्सेज। हम अपनी मर्जी से टोरे टप्पे नहीं मारने। गवर्नमेंट को क्या करना होता है? एलोकेट करने होते हैं। क्या? रिसोर्सेज। हमें तो 3 बातें हैं इसमें।
रिसोर्सेज एलोकेट करना कंपीटिंग एंटरप्राइज के बीच में, प्राइजेस कंट्रोल करना और टैक्स, खाली टैक्स 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 याद रहता है आपको। प्राइस कंट्रोल करना कैसे, पेट्रोल कंपनीज के प्रॉफिट्स देखती है वो, और प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं तो उनको रेट नहीं बढ़ाने देती, और कम आ रहे हैं तो क्या है, थोड़ा प्राइस इंक्रीज। पब्लिक, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, पेट्रोल कंपनीज, इनके फाइनेंशियल्स देखकर गवर्नमेंट इनके प्राइस क्या करती है, कंट्रोल। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक का क्या लेना देना है, क्योंकि ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमी होता है कई तरह से। जैसे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट। लोकल सप्लायर्स के प्रति क्या होती है, पेट्रोनेज। देखो मेरी बात सुन, यहाँ पर अभी डीमार्ट खुला तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, अभी चारों तरफ अडानी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट। या आप इसको ऐसे समझ लो, ये पीबीएम हॉस्पिटल है, इसके चारों तरफ क्या है, मेडिकल स्टोर वालों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, सिर्फ ये बिजनेस अच्छे से चलता, ये चलता रहता। पीबीएम हटा दो ना तो ये सारे चाय पट्टी वाले बंद हो जाएंगे, सारे मेडिकल वाले बंद हो जाएंगे, तो ये मेडिकल वाले पब्लिक ही है, ये ना इसको माल बेचते ना इससे खरीदते, इसके लिए तो क्या है, अदर देन ये कोई इसके इससे को थोड़ी माल बेचते हैं, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, इनसे खरीदते हैं। तरह तरह की इधर क्या है, वो जांच करने वाले क्या बोलते हैं, लैब है। तो पता है कि ये बिजनेस चलेगा तो क्या होगा, हमारे धंधे चलेंगे। तो पब्लिक को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मिला ही हुआ है पीबीएम के अंदर अंदर, प्लस क्या है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है जब एक बिजनेस यहाँ पर लगता है तो। प्लस क्या है, लोकल सप्लायर्स के प्रति पेट्रोनेज, मतलब क्या है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपको कहाँ से खरीदना है, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फ्रेश या लोकल राशन वाले से। क्योंकि अगर रिलायंस ट्रेंड्स में खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, या रिलायंस फ्रेश से खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, वो रुपया गया आपका अंबानी के पास, अब उसके डिस्पोजल पर है, वो कहाँ लगाएगा। और यही आपने इधर लोकल किसी बड़े राशन वाले से भी खरीद लिया, लालजी जैसे सेठ से भी कुछ खरीद लिया, तो क्या होगा, लास्ट में वो यहीं पर ही एक बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, तो वो बिल्डिंग के पैसे वापस लोकल लेबर में बांट देगा। अपने बेटी की बड़ी शादी करेगा तो वो वापस हलवाई वालों में और इधर बांट देगा, तो हमारा पैसा कहाँ रहेगा, बीकानेर में ही रहेगा। और अगर हमने रिलायंस से खरीदा तो ये अंबानी के डिस्पोजल पर मुंबई चला गया पैसा, पक्का। तो पब्लिक को भी अगर ये सही से देते हैं रेट पे तो क्या होगा, हम लोकल के प्रति क्या, पेट्रोनेज, मतलब पेट्रोनेज नहीं समझते हो क्या, देशभक्ति टाइप का बोलते हैं कि लोकल सप्लाईज के प्रति हम लोग क्या रहे। पेट्रोनेज तो ऐसे देशभक्ति को बोलते हैं, लेकिन पेट्रोटिज्म नहीं समझते हो क्या। तो पेट्रोनेज मतलब इनके प्रति हम कमिटेड रहे, ना कि दूसरे वालों के प्रति, पक्का। लोकल सप्लायर के। मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट को तो तरह तरह के क्या लेने होते हैं, मैनेजरियल डिसीजन, ये प्रोडक्ट खरीदें, ये बेचें, मार्केटिंग कैसे करें, तो वो सब तरह के क्या है आएगा। अभी मैनेजमेंट का तो पूरा एक टॉपिक आएगा पूरा आगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को तो सारे डिसीजन ही किसके बेसिस पर लेने होते हैं, भाई टाटा नैनो बंद क्यों कर दी, ये मैनेजमेंट का डिसीजन था। बोलो कि मार्जिन कम है और सेल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे कि अरे हाँ या ना। टीवीएस कंपनी थी, सॉरी बजाज कंपनी थी, स्कूटर से किस पर आ गई, स्कूटीज पर और बाइक पर। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन था कि स्कूटर अब नहीं चल पाएंगे क्योंकि कम सेल हो रही। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल देखकर तरह तरह के बिजनेस डिसीजन लेते हैं, बड़े छोटे, पक्का। तो अब आपको ये लिखने पड़ेंगे सारे के सारे यूजर्स और उनके बारे में दो दो लाइनें अगर क्या आते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, पक्का। चालू कर दो बच्चों। अब ये सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या बनाया हमने, पीएम तो सबसे अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार पढ़ लिया होगा आपने लफ्ज, तो पीएम पब्लिक मैनेजमेंट, सी कस्टमर, जी गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। तो पीएम सीजी और गवर्नमेंट आ जाए तो झूठा तुम्हें याद आ ही जाएगा, गवर्नमेंट झूठी होती। तो पीएम कह रहे पीएम झूठे नालायक, पीएम सीजी लाइस, लाई मतलब झूठा, तो लाइस मतलब, तो सीजी लाइस, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट झूठ बोलती, सीजी लाइस, और पीएम तो अच्छे लोगों का नाम है, ठीक है। लाइस क्या है, LIES। तो ये लिख लेना ताकि तुम्हें याद रह जाए, नहीं तो 8 में से कितने लिख के आते हो, 6, वो भी क्या आधे, तो फिर नंबर कैसे आएगा। तो पीएम सीजी लाइस, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पीएम सीजी लाइस। अब बच्चों कुछ लोग तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को क्या मानते हैं, सेम ही। कई पेरेंट्स आके हमारे सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए क्या बोलते हैं,
अकाउंटिंग का कोर्स कराना नहीं, बुक कीपिंग का कोर्स कराना है हमारे को। लेकिन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, अलग अलग चीज। आधे से ज्यादा लोग इसको सही एक ही मानते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, इसको ऐसे समझो। अभी देखो तुम, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का काम किस में आता है, बुक कीपिंग में। और समराइजिंग किस में आता है, अकाउंटिंग में। ऐसे समझ लो कि अगर आप सीए बनते हैं ना, तो आपको कभी भी जर्नल एंट्रीज, लेजर, ये सब काम नहीं दिए जाएंगे। अब ऐसे समझो, आप अगर जिन स्कूलों में पढ़े हो ना, आपको वहां देखा होगा कि एक होता है प्रिंसिपल और एक बार होता है अकाउंटेंट टाइप का आदमी, जो रजिस्टर लगा के रखता है और आपसे फीस लेता रहता है और एंट्री डालता रहता है, और वो बाद में प्रिंसिपल को हिसाब देता है। प्रिंसिपल क्या बनाता है, पी एंड एल और बैलेंस शीट। वो डेली डेली की एंट्रीज नहीं डालता। तो इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग करने वाला। और इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो जनरल एंट्री, लेजर, रूटीन के काम में ये कौन करता है, ये किस में आता है, बुक कीपिंग में। और समराइजिंग से आगे के काम, समराइजिंग मतलब P&L बैलेंस शीट, और उसके बाद एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन निकालना, वो सब किस में आते हैं, अकाउंटिंग में। और बुक कीपिंग में क्या आता है, जनरल एंट्री, लेजर बनाना, डे टू डे रूटीन का। पक्का। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर समराइजिंग और आगे के स्टेप्स आते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग और इसके अंदर ही क्या आता है, क्लासिफिकेशन भी इसी के अंदर ही आता है, लेजर भी। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में आएंगे, अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग में। तो एक अंतर का आधार क्या है, काम क्या है, ये रिकॉर्डिंग के है और ये कौन से, समराइजिंग और उसके आगे। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते हैं और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होते हैं, लेजर पर। तो अकाउंटिंग किस पर बेस्ड होगी, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइजिंग और इसमें आता है ना। अब मुझे डे टू डे की एंट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोकेश भैया डालते रहेंगे, फीस आने की, रेंट पे करने की, डेली का हिसाब डालते रहो। मैं लास्ट में क्या निकालूंगा, समर्थ का प्रॉफिट। तो लेकिन वो प्रॉफिट कब निकलेगा, जब उनका रिकॉर्डेड डेटा मेरे पास आ गया। बोलो। तो कौन किस पर बेस्ड है, अकाउंटिंग बेस्ड है किस पर, बुक कीपिंग पर। तो बुक कीपिंग क्या है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है, बेस फॉर अकाउंटिंग। और इधर क्या लिखना चाहिए इसको, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग मतलब पी एंड एल बैलेंस शीट, और ये क्या, जनरल लेजर। तो जनरल लेजर से क्या बनता है, पी एंड एल बैलेंस शीट। तो यहां लिखना चाहिए अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। लेकिन और यहां क्या लिखना चाहिए, दिस फॉर्म्स बेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग फॉर्म्स बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो सही है, गलत ये लाइन भी नहीं है। लेकिन क्या है, अंतर के आधार पर अगर यहाँ ऐसा लिख रहा हो तो इससे रिलेटेड बात लिखो ना यहाँ। तो यहाँ इसने क्या लिखा है, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग को, ये तो सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन क्या है, इधर इसको डिफरेंस करने के फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। और इधर क्या लिखो, इट फॉर्म्स बेस ऑफ अकाउंटिंग। पक्का। इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते आप, क्योंकि ट्रेडिंग पी&एल तो पता ही नहीं है। यहाँ तो आप जनरल एंट्री और लेजर बना रहे हो। डिसीजन किस पर बेस्ड होता है, जब प्रॉफिट आता है, बैलेंस शीट आती है, रेशियो एनालिसिस होता है, तब क्या होता है, डिसीजन। तो डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं, अकाउंटिंग वाले में। इसमें खाली समराइजिंग नहीं आते, समराइजिंग के आगे के स्टेप भी किस में आते हैं, अकाउंटिंग। इसका कोई सब फील्ड नहीं है, और इसके कई सारे सब फील्ड है, अभी पढ़ेंगे आगे। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग ये और पढ़ेंगे। इससे फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगती है, बैलेंस शीट से। किससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है। तो इससे ना तो फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती, ना ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पोजीशन किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट को। परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, पी&एल। और इससे वो दोनों चीजें ही क्या लगती है, पता लगती है। पक्का। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस लिख दोगे ना, लर्न कर लेना इस चार्ज को, चार्ट। अब बच्चों इसको याद क्या करोगे, PF, MSP, वॉट। तो पहले तो ये इनको याद रखने का तरीका क्या है, इसमें वॉट मतलब इसमें आता क्या है, इसमें क्या आता है, रिकॉर्डिंग, और इसमें क्या आता है, समराइजिंग। बेसिस का मतलब कौन किस पर बेस्ड है, तो बुक कीपिंग पर अकाउंटिंग बेस्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है। मैनेजरियल डिसीजन इसमें नहीं ले पाएंगे, इसमें ले पाएंगे। इसके सब फील्ड नहीं है, इसके है। फाइनेंशियल पोजीशन इसमें पता नहीं लगती और इसमें लगती।
तो ये तो आप लिख दोगे, अब ये याद कैसे रखोगे? व्हाट मतलब क्या आता है, कौन किस पर बेस्ड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आते, इसमें आते हैं। मैनेजरियल डिसीजन इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। इसके कोई सब फील्ड नहीं है, इसके इससे फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगती, इससे होता। लेकिन अब ये याद रह जाए तो ये तो हो जाएगा आगे। तो अब ये कैसे याद रखना है? बीएफ, बीएफ तो आप समझते हो सभी, तुम समझते हैं ना तुम्हारे कितने बीएफ? लड़का बीएफ रखता है। और इधर क्या है? बीएफ एमएसपी, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सेल प्राइस। तो बीएफ एमएसपी व्हाट? बी फॉर बेस, एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम फॉर मैनेजरियल डिसीजन, एच फॉर सबफील्ड, पी फॉर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, और व्हाट पहला। ठीक है। हाँ बच्चों, ये इंट्रोडक्शन में आ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को ज़्यादा मत पढ़ना, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है कि ये चीज़ इवेंट है या ट्रांजेक्शन है, या एक चीज़ दी होती है और ये लिखा होता है ये ट्रांजेक्शन है, या एक चीज़ लिखी होती है और ये लिखा होता है ये इवेंट है, ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रांजेक्शन और इवेंट्स में क्या करना है, डिफरेंस समझना है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई काम को करना, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, एग्रीमेंट और बिजनेस। और इवेंट क्या होता है? उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका हैपनिंग, मतलब उसका आउटकम। ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक साल भर में रेंट पे किया, सैलरी पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, फीस कलेक्ट की, तो ये सब चीज़ें क्या है? ट्रांजेक्शन। मैं, ये परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट था, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सब चीज़ें। अब उसका आउटकम क्या आया या उसका रिजल्ट क्या आया? मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लास्ट में मेरे पास कैश बच गई इतनी। तो ये सब चीज़ें क्या है? इवेंट। तो इवेंट क्या है? प्रॉफिट बच जाना, लास्ट में फिक्स एसेट्स बच जाना, कैश बच जाना। तो आपको मैं सीधा बताऊं, बैलेंस शीट की कोई चीज़ लिखी हो ना, तो वो मान लेना क्या है? इवेंट। ये बच गए। बैलेंस शीट में क्या होता है? जो बैलेंस रह गए। और ट्रांजेक्शन का मतलब ट्रेडिंग पेंडल के आइटम्स, परचेज, गुड्स परचेज करना, सेल करना, रेंट पे करना, ये सब चीज़ें क्या है? ट्रांजेक्शन। अब परचेज सेल के लास्ट में हमारे पास कैश बच गया, प्रॉफिट बच गया, स्टॉक बच गया, ये सब क्या है? इवेंट। पक्का? अभी इसने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ेंगे। एक इंडिविजुअल है, उसने 2 लाख रुपए स्टेशनरी के काम में लगाए, 1,15,000 का क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, और इतने में क्या कर दिया? सेल। उसने शॉप रेंट भी पे करी और उसके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है। तो इसने क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का बचा हुआ है। ये इसने सारी इंडिविजुअल परफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप बताओ प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल कितने की है? 147, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000। ट्रेडिंग अकाउंट की बाई साइड प्लस में लिख ली, और टू साइड में क्या आ गया? परचेज और P&L के खर्चे। ट्रेडिंग P&L इकट्ठा बनाऊंगा तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आएगा, और परचेज और रेंट कहाँ आएगा? एक्सपेंस साइड में। तो ये 42,000 है। तो ये सारे खरीदना बेचना ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन्स। और ये सरप्लस बच गया, ये क्या है? 42,000 बच गया, ये क्या है? इवेंट। इन्वेंट्री इन हैंड बच गई, जो लास्ट में 15,000 का स्टॉक बच गया, वो क्या है? इवेंट। जो चीजें बच गई वो क्या है? इवेंट। पक्का? बोलो। तो ये अब ये इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ लेना, बाकी आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो नहीं। और अकाउंट्स को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है, ये कोई याद रखने की जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन में बस ये ध्यान रखना कि जो कुछ खरीदा, बेचा, रेंट पे किया, बेड डेट्स हो गया, ये सब चीजें क्या है? ट्रांजेक्शन। और इनका कॉन्सिक्वेंस के तौर पर जो रिजल्ट बच गया वो क्या है? इवेंट। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर रह गए, डेटर रह गए, ये सब चीजें क्या है? इवेंट्स। पक्का? तो इंट्रोडक्शन में आप इतना ही पढ़ना। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, सारे स्टेप लिखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। सभी चीजों को हम कैसे लिखते हैं? रुपीज में। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो किसके होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। अब लोग लॉयल है समर्थ के लिए तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, डिसलॉयल है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइनेंशियल, कितने रुपए के लॉयल है, कितने रुपए के लिए डिसलॉयल है, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मनीष सर मेरे लिए लॉयल है, मोता सर मेरे लिए लॉयल है, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कितने रुपए के हैं, ये कोई क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं। और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना। अब बताओ, ICAI, हमारा CA इंस्टीट्यूट, CA फाउंडेशन जो उसकी फर्स्ट स्टेज है, उसमें खुद की डेफिनेशन ना लिख के किसकी लिखता है? AICPA। AICPA कौन सा इंस्टीट्यूट है? डोनाल्ड ट्रंप का देश। उसमें जो CA बनाते हैं उनको वो क्या बोलते हैं? जैसे इंडिया में हम CA बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? CPA। इंडिया में हम क्या बोलते हैं? ICAI।
वैसे वो क्या बोलते हैं AICPA, उनके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है AICPA, उसकी डेफिनेशन हमें पढ़ा रहा है और फिर कहता है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। तो गलत बात है, पहले चैप्टर में ही हम किसकी डेफिनेशन, इनसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं बन पाई खुद की, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो अब आप डेफिनेशन लिखो ना, अगर आ जाए तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अब तो समझ में आती है ना। पहले मैंने समराइजिंग रिकॉर्डिंग ये बताया ही ना हो तब कैसे समझ में आए। तो ये एक आर्ट है किसकी, अकाउंट्स क्या है, कॉमर्स नहीं है, क्या है, आर्ट है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मैं तो सोच के आया था कॉमर्स, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसका, ट्रांजेक्शन्स को भी और इवेंट्स को भी। अब ये पहले पढ़ाना क्यों जरूरी था वो बाकी चीजें, तो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना कि एक आर्ट है। और वो किस नेचर के होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के, ताकि उनको मनी टर्म्स में क्या कर पाए, रिकॉर्ड, और फिर उनका इंटरप्रिटेशन करके उनका रिजल्ट्स का क्या करना, इंटरप्रिटेशन। अब ये सारी कहानियां पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है, ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, ना भी पढ़ना भले, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो। प्रोसेस ऑफ, ये किसकी डेफिनेशन लेकर आ गया, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, किसको, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, ताकि लोग क्या ले सके, इन्फॉर्म्ड मतलब इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जजमेंट्स और डिसीजन ले सके। फिर AICPA का ही एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है, उसके फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन देना, क्वांटिटिव मतलब मात्रा में, मात्रा मतलब जिसको मेजर कर सके, primarily of financial nature about economic entities that is needed to be useful in economic decisions। तो अब ये डेफिनेशन से आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन अलग अलग लोगों की, अलग अलग एसोसिएशन की, इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन इसने लिख दी। फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये सब। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में हमने जनरेटिंग और यूजिंग दोनों कर लिया। अब इवोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी अकाउंटिंग, इसको पढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अब आप कितने भी तुक्के मार दो नंबर नहीं मिलेंगे जब तक ये के ये पॉइंट नहीं लिखोगे। और इसमें क्या है, फ्लो में चलना है। सबसे पहले क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्ड होने के बाद उसका क्या निकालते हैं, रिजल्ट, समराइजिंग वाले पॉइंट। फिर रिजल्ट्स निकल गए तो क्या निकलते हैं, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। जिस फ्लो में हम काम करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, फिर असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर ये असर्टेन करके क्या देते हैं, यूजर्स को क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन, और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। तो ये 5 ही पॉइंट लिखने हैं आपको, मतलब 5 ही लिखने हैं। अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री डालना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड, इज टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग था ना, रिकॉर्डिंग करना, छोटे लेवल का काम होता है। और बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाई और समराइज। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स किसको बोलते हैं हम, प्रॉफिट और लॉस। रिजल्ट्स हमेशा किसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट को नहीं बोलते हम। तो बताओ अब क्या इतनी इजी इजी लाइनें लिखी है, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंस तो क्या होगा, प्रॉफिट। इफ एक्सपेंस एक्सीड्स रेवेन्यू तो क्या हो गया, लॉस। तो अब ये तो अब क्या ही समझाऊं मैं, तो ये आप मैं पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। मैटर, पहला का पॉइंट याद कराओ। सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, फिर असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, फिर असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट। अब बिजनेस इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का मतलब खाली प्रॉफिट लॉस, बट ऑल्सो इंसिस्ट नो व्हाट ही ओज। व्हाट ही ओज मतलब उसने किसका क्या क्या देना है, और व्हाट ही ओन्स, ओन्स मतलब जो उसका है, ओन्स मतलब जो उसका है, मतलब एसेट, ओज मतलब जो उसको देना है। तो क्या बता रहा है कि बिजनेस को खाली रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, P&L में इंटरेस्ट नहीं है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके लिए वो जो हम बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज बैलेंस शीट, और इसी को विदेशों में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। लिखते जाओगे। अब ये जो बना लिया आपने, इसको क्या भेजना है आपको, इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। P&L और बैलेंस शीट के थ्रू हम चीजें बताते हैं,
और लोगों को समझ भी आती है। तो बिजनेस की अपनी कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसको। तो ये इसके इसलिए ये कम्युनिकेट कर पाते हैं इसी के थ्रू, इसीलिए तो क्या बोलते, लैंग्वेज किस लिए यूज होती है, कम्युनिकेशन के लिए। तो बिजनेस के चीजों को क्या करना, कम्युनिकेट करने के लिए किसको यूज करते हैं, अकाउंटिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पक्का। और सोल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है, कि हम बच पाएंगे या नहीं, हम चलते रहेंगे या नहीं, सोलवेंट रहेंगे या नहीं। तो बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील्स व्हाट इज ओन्ड एंड ओड बाय द एंटरप्राइज, व्हाट इज ओन्ड मतलब एसेट, ओड बाय द एंटरप्राइज मतलब लाइबिलिटी, but also gives the information regarding ability to meet its liabilities in the short run। शॉर्ट रन का मतलब लिक्विडिटी पोजीशन, करंट रेशियो निकालते हैं हम इसका। और लॉन्ग रन का मतलब सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। और वो कहाँ से निकलते हैं, बैलेंस शीट। सी अपॉन सी एल से क्या निकलता है, शॉर्ट रन में हम सॉल्वेंट रहेंगे या नहीं, एक साल के अंदर अंदर। और सोल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, उनसे क्या आता है, लॉन्ग रन में रहेंगे। और वो पता किससे लगता है, बैलेंस शीट। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप फ्लो में चलो। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, फिर असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, फिर असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट होगी। अब कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में सोल्वेंसी पोजीशन अलग से याद रखना। पक्का। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बच्चों वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अपनी मर्जी से टोरे नहीं टेपने की, कुछ भी लिख दोगे, वही वाले लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन का मतलब सीमाएं। ठीक है, कि क्या क्या कमियां हैं। पक्का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ये इनको लिखना है आपको, ऊपर वाली कहानियां पढ़ लेना, पॉइंट्स है, कितनी लिमिटेशन है, 7, ये लिखनी है। पहली क्या है, फैक्टर्स विच में बी रेलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज देट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स का मतलब डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे हैं, मनी टर्म्स में हम मेजर करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। तो जो चीजें मनी टर्म्स में आ ही नहीं सकती, उसको हम क्या नहीं कर सकते, अकाउंट्स में प्लेस ही नहीं देते। बोलो, फैक्टर्स जो रेलेवेंट तो है मेरी वर्थ निकालने के लिए, एंटरप्राइज की वर्थ निकालने के लिए, लेकिन मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंट्स में प्लेस नहीं करते। जैसे समर चलने की वजह क्या है, मैंने कितनी कोचिंगें देख ली जो उनके लोग क्या आपस में लड़ लिए और फिर अलग हो गए, 2-2 4-4 साल अच्छी चली भी, लेकिन फिर अलग हो गए। लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, लॉयल। मेरा पर्सनल मतलब स्टाफ, तो मेरा स्टाफ मेरे लिए लॉयल है, मैं उनके लिए लॉयल हूँ। और मोता सर और के स्किल्स, अब मोता सर को मैथ्स अच्छे से एक्सप्लेन करनी आती है, उसकी वजह से चलता है। तो ये बैलेंस शीट में कहाँ लिख दूँ, मैं एसेट साइड में थोड़ी लिख सकता हूँ कि मेरा स्टाफ स्किल्ड भी है और लॉयल भी, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। ये एसी से समर चलता है या मोता सर मनीष सर से समर चलता है, तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स तो ये फैकल्टीज है मेरी, लेकिन क्या है, इनको हम बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। पक्का। तो ये अकाउंट्स की क्या है, लिमिटेशन, कि ये मेरे लिए लॉयल है, इनके स्किल है, इनको मैं बैलेंस शीट में थोड़ी लिख सकता। बैलेंस शीट shows the financial position of business on the day of its preparation, not on the future date. While the users are interested in knowing the position of the business in near future and in long run, not for the past. मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, आगे सही रहना। सुनेंगे इस तरह के डायलॉग, बोलो जिसका पास्ट ही बेकार है वो आगे कैसे सही रहेगा। लेकिन अकाउंट से हमें क्या पता लगता है, बोलो, मेरे को क्या देख रहे हैं नालायक, मैं पास्ट ही बेकार, मेरे को देखने लग गया। अब सुनो, तो अकाउंटिंग से हमें क्या पता लगता है, पिछले साल का प्रॉफिट लॉस, उससे पहले के साल का। लेकिन हमारा लोगों का इंटरेस्ट किस में है, आगे कितना कमाएगा। लोगों का इंटरेस्ट किस में है, भाई आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदूं, पास्ट में उसने अच्छा कमाया, अगले साल कम कमाया, तो मेरा शेयर तो डाउन हो ही गया ना। तो मैं तो ये चाहता हूं कि नियर फ्यूचर में और लॉन्ग रन में वो कितना कमाएगा। और अकाउंट से क्या नहीं पता लगता, फ्यूचर का नहीं पता लगता, अकाउंट से सिर्फ क्या लगता है, पास्ट से। लेकिन हाँ, पास्ट से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं किसको, फ्यूचर। पास्ट से हम क्या कर पाते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं किसको, फ्यूचर। पक्का। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंज इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। मेरा पिछली बार सेल 500 और इस बार सेल कितनी, 550, या पिछली बार का प्रॉफिट 500 और इस बार का प्रॉफिट 550। तो देखने में तो ये लग रहा है 10% ज्यादा कमाया, लेकिन पिछली बार 500 रुपए में क्या आता था, 1 लीटर पेट्रोल, और अब कितने आता है, 0.9 लीटर ही आता है। तो पेट्रोल के रेट 10% से भी ज्यादा बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन तो 10% से ज्यादा बढ़ गए।
और प्रॉफिट, इन्फ्लेशन भी 10 बढ़ी, मान लो इन्फ्लेशन भी 10 बढ़ी, प्रॉफिट भी 10 बढ़े, तो इसको देखकर तो लग रहा है कि क्या है, ज्यादा कमा लिया पिछली बार से, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कमाया या वही है, वही है, क्योंकि अकाउंट्स में इन्फ्लेशन का तो एडजस्टमेंट करते ही नहीं। लोग कैसे देखते हैं, पिछले साल की सेल 1 लाख, इस बार की सेल 1,05,000, ठीक है 5% ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ क्या है कि ये तो कम हो गया बल्कि एक तरह से, क्योंकि इन्फ्लेशन इससे ज्यादा बढ़ गई। बोलो, तो अकाउंट्स में हम सीधा सीधा कंपेयर कर देते हैं कि प्रॉफिट इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है साथ, तो उसको हम इग्नोर करके करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ईच। एक तरफ होते हैं प्रूडेंस, वो क्या कहता है, लॉस को क्या कर दो, जल्दी बुक कर दो। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या बोलता है, लॉस को क्या कर दो, जल्दी बुक कर दो। और दूसरी तरफ क्या है, आपको याद है डिबेंचर का डिस्काउंट या रिडम्पशन का लॉस हमने आगे 5 सालों में बुक किया था। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए के डिस्काउंट पर इशू किया और 5 साल बाद रिडीम होगा, तो हमने हर साल कितने कितने राइट ऑफ किए थे, 2-2। तो यहाँ तुम्हारा प्रूडेंस कहाँ चला गया था, लॉस हुए हुए लॉस को भी आगे आगे के सालों में बुक किया आपने। यहाँ आपने क्या लगाया, मैचिंग, कि फायदा 5 सालों में आएगा तो लॉस भी कितने सालों में जाए, 5। प्रूडेंस तो क्या कहता है, हाथों हाथ बुक करो। और मैचिंग क्या कहता है, जब जब इनकम, तो इनकम अगर आगे आएगी तो उससे रिलेटेड लॉस को भी हम कहाँ लेकर गए, आगे। तो मैचिंग और प्रूडेंस खुद ही एक दूसरे के क्या बात करते हैं, अगेंस्ट। तो ये अकाउंट की लिमिटेशन है कि उसके कुछ प्रिंसिपल एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, वो कहता है सब कुछ बताओ, और दूसरा क्या होता है, मटेरियलिटी, की इमटेरियल चीजों को छोड़ दो, मटेरियल बातों को ही बताओ। तो ये खुद ही एक दूसरे के क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। Certain accounting estimates depends upon the sheer personal judgments of the accountant। बहुत सारी चीजें सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, पर्सनल जजमेंट पर। और जहां पर्सनल जजमेंट आ गया ना, वहां समझ लो लोचा हो ही गया। आप 4 टीचरों से पढ़ रहे हैं, आपको 4 में से कोई एक ज्यादा अच्छा लगता है, 3 कम अच्छा लगते हैं। हम 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 4 बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं हमें, 4 बच्चे कम अच्छे लगते हैं। तो पर्सनल जजमेंट आएगा, तो ह्यूमन जजमेंट जहां पर आएगा वहां पर क्या होगा, वो फिर अपने हिसाब से ही वो चीज इंटरप्रेट करेगा जो वो चाहता है। जैसे डेप्रिसिएशन है, 100 रुपए की एसेट है, लाइफ कितनी है, 10 साल या 8 साल, ये पर्सनली जज करना है मुझे कितनी चलेगी। अब मैं प्रॉफिट ज्यादा चाहता हूं तो मैं डेप क्या चाहूंगा, कम चाहूंगा। तो पहले केस में डेप आएगा 10, दूसरे केस में आएगा 12.5। तो डेप कम आ जाए ताकि प्रॉफिट ज्यादा आए, तो मैं लाइफ क्या ले लूंगा, ज्यादा। लाइफ ज्यादा लेने से क्या आएगा, लाइफ ज्यादा लेने से 100 रुपए का खर्चा 10 सालों में बच जाएगा, तो डेप क्या आएगा, कम। और लाइफ कम ले ली तो ये खर्चा कितने सालों में बटेगा, सिर्फ 8 सालों में, तो डेप क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो मैं जैसे प्रॉफिट चाहता हूँ अकॉर्डिंगली क्या लूंगा, लाइफ। और इनमें क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% बनाऊं, 5% बनाऊं, ये मेरे जजमेंट पर है। और जहां जजमेंट आएगा तो मैं कैसा जजमेंट लूंगा, जैसा मैं चाहता हूँ, प्रॉफिट ज्यादा या कम उसके हिसाब से। पक्का। जैसे प्रोविजन फॉर डेप, द मेथड ऑफ डेप, ये चुनने ही पड़ते हैं हमें। और जहां पर्सनल जजमेंट आएगा वहां रायता फैलेगा ही फैलेगा। इसको मैं बोलूं कि बताओ मनीष सर अच्छा या मैं अच्छा, तो ये नहीं देखेगा कि कौन अच्छा पढ़ाया कौन नहीं पढ़ाया, ये इसको जिसने नहीं डांटा वो अच्छा, आज इसको डांट दो तो हो गया। तो वो क्योंकि पर्सनल जजमेंट आ गया, तो आदमी किससे सोचता है, दिल से सोचता है। ये कह रहे हैं मनीष सर अच्छे, बकवास क्या कर रहे हो? तो आदमी किससे सोचता है, दिल से सोचता है। और दिल जहां पर आ गया वहां पर क्या है, किसी भी चीज का क्या है, रायता फैलेगा ही फैलेगा। तो कोई तरीका ही नहीं है ना पर्सनल जजमेंट लेकर करना है। तो अब आप लाइफ कितनी लोगे, मैं समझ के प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मेरे को इनकम टैक्स बचाना है तो मैं डेफ क्या करूंगा, ज्यादा लेना चाहूंगा। या मेरे को लोन लेना है तो मैं प्रॉफिट ज्यादा बनाना चाहूंगा, तो डेफ क्या आ जाए, कम आ जाए। और वो मेरे हाथ में है, लाइफ पर बेस्ड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 की बजाय 5 बना दूंगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। 5 की बजाय 2 बना दूंगा तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूं या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैट खरीदा है कई साल चलेगा तो क्या मान लूंगा, कैपिटल, ताकि धीरे धीरे खर्चा बुक हो। और एक साथ मानने से क्या होगा, इस साल का ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो मैं प्रॉफिट ज्यादा करना कब चाहता हूँ, जब मुझे पब्लिक इशू लाना है ताकि लोग मेरा शेयर खरीदें। और कब कब करना चाहता हूँ, जब मुझे बायबैक करना है ताकि प्राइस सस्ता हो जाए तो सस्ते रेट पर क्या करूँ, खरीद लूँ। तो मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ, फिर प्रॉफिट्स मैनिपुलेट करता हूँ। ये अकाउंट्स की क्या है, लिमिटेशन। और जो चीज मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, वो तो वही बात लिख रहा है शुरू वाली, ये भूल गया तुम्हारे जैसे ना, थ्योरी पढ़ते पढ़ते ये भी तो पागल होता है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, जो मनी में मेजर नहीं होती वो नहीं आएगी, वापस वही लिख दिया, जो मनी में मेजर नहीं होती
ऊपर क्या लिखा था, लॉयलिटी ऑफ पर्सनल, यहाँ क्या लिख दिया, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये भी तुम्हारे जैसे लिख रहा है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते उसको खुद को ही नहीं लगा कि वही पॉइंट लिख दिया वापस। तो ये तो डिट्टो इसने क्या लिख दिया वही। और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम्स एड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं किसकी, तुम्हारे वो मैच वाली प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी है सिंपल। मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशन क्या होता है, मतलब अपने हिसाब से कोई चीज करना, ठीक है, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा करना। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है। अब एसएलएम है, चलो मान लो इन्वेंट्री का क्या था, लीफो था, फीफो था, वेटेड एवरेज था। तो लीफो तो एस टू ने मना कर दिया। अब ये दोनों ही ले सकता हूं, तो मैं वो ले लूंगा जो मेरे फायदे में आ रहा है। मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा चाहता हूं और इससे ज्यादा आ रहा है तो मैं ये ले लूंगा, कम चाहता हूं और इससे कम आ रहा है तो मैं ये ले लूंगा। तो मैनिपुलेशन तो होता ही है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, लॉस के थ्रू हमने इनको क्या किया है, कम करने की कोशिश की है। जैसे एस टू ने क्या बोल दिया, लीफो फॉलो नहीं करना, लेकिन फिर भी हम मिनिमम करने की कोशिश की हमने इन ऑप्शंस को, लेकिन अभी भी वन पर हम नहीं आ पाए हैं। और जब तक एक नहीं है, अलग अलग ऑप्शन है गुडविल निकालने के, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, तो क्या होगा, मैनिपुलेशंस करते हैं लोग। पक्का। तो ये अकाउंट्स की क्या है लिमिटेशन। अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।